हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे छोटे से एलिमेंट के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोजन। एज वी नो, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला एलिमेंट है। और इसकी अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, अगर मैं मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप के बारे में बात कर रही हूँ। इसके बाद अगर हम अकरेंस के बारे में सोचें तो अकरेंस इसकी होती है जनरली H2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन, H2 गैस। H2 गैस इज वेरी अबंडेंट इन यूनिवर्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, स्पेशली जुपिटर और सन के एटमॉस्फेयर में। लेकिन अर्थ पे ये काफी कम अमाउंट में, अर्थ एटमॉस्फेयर में ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। रीजन बीइंग H2 गैस इज वेरी लाइट एंड अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट दैट। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस बहुत कम है, लेकिन यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है और ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है और ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बनाता ही है। जैसे कि आपको याद होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज जानने के लिए हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। और हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एटम बॉम्ब्स. So it is also a great source of energy if it is channelized well. So the research are going on जिससे कि हम हाइड्रोजन को as a fuel use कर सकें. So this was a brief introduction about hydrogen. अब बात आती है कि as we know कि हाइड्रोजन है, छोटा सा है, पहला एलिमेंट है, तो इसकी पीरियोडिक टेबल में भी कोई जगह रही होगी। अगर मैं इसकी पीरियोडिक टेबल में जगह मानूं तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। तो कैन वी से कि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इट शुड रिजेंबल एज इफ इट इज एन एल्कली मेटल, और वी कैन से ग्रुप 1 एलिमेंट्स। बट एट द सेम टाइम इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि ये ग्रुप 17 की तरह भी एक्ट कर सकता है, हैलोजन की तरह? तो बेसिकली ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों एलिमेंट्स की तरह रिएक्ट करता है, दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, इसीलिए इसकी जो पोजीशन है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। फाइन। तो अब हम बात करते हैं कि ये एल्कली मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एल्कली मेटल्स के साथ कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस है। क्या रिजेंबलेंस है? कि इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेकेंड रिजेंबलेंस क्या है? कि जिस तरीके से एल्कली मेटल्स Li+, Na+, K+ ये सब बनाते हैं, मोनोवैलेंट आयन बनाते हैं, मोनोवेलेंट कैटायन बनाते हैं, उसी तरीके से H+ भी बनता है। तीसरा सिमिलैरिटी क्या है? एल्कली मेटल्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और सल्फाइड्स बनाते हैं, जैसे कि उसी तरीके से हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी सिमिलरली वाटर H2O बनाता है, HF बनाता है, HCl बनाता है, H2S बनाता है, and so on. So these were the resemblance with alkali metals. उसी तरीके से कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंसेस भी रहे होंगे, तभी तो उसमें नहीं रख रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस, जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है वो दूसरे एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हैलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ पर वो हैलोजन के साथ रिजेंबल कर रहा है, एल्कली मेटल्स के साथ नहीं कर रहा है।
इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है वो होता है कि अगर मैं H प्लस आयन की बात करूं तो द साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू Li प्लस Na प्लस K प्लस एंड सो ऑन अदर एल्कली मेटल आयंस। तो अगेन ये जो रिजेम्बलेंस है वो कुछ ना कुछ हेलोजन से रिलेटेड है। फाइन, सो दीज वर द स्मॉल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन। अब हमने अल्कली मेटल्स को देख लिया तो हमें हेलोजन्स को भी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है, ठीक है ना। एज सुन एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना। जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है, समझ लीजिए। आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है, ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको iPhone 12 मिलेगा, और 15 से लेके, यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। ओके, अब हम बात करेंगे रिजेम्बलेंस विद हेलोजन्स की। रिजेम्बलेंस विद हेलोजन्स की अगर मैं बात करूं तो हेलोजन्स विद जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np5। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इट इज NS2, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन कम होने के वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हेलोजन से भी मिलती जुलती है। सेकंड, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हेलोजन्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, उसी तरीके से हाइड्रोजन की भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। थर्ड पार्ट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डायएटॉमिक, उसी तरीके से जिस तरीके से हेलोजन्स में F2 Br2 Cl2 ये सब डायएटॉमिक रहते हैं।
एंड फोर्थ वन, हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है, जैसे कि CCl4 बनता है उसी तरीके से CH4 बनता है. सो दीज वर द बेसिक रिजेम्बलेंस विद हेलोजन्स. इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस फ्रॉम हेलोजन्स. डिफरेंसेस क्या है? हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर हेलोजन्स. ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस. ये इलेक्ट्रॉन्स को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, जस्ट लाइक alkali metals. So this was the brief introduction about hydrogen. इसमें हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है और ये कैसे alkali metals और हेलोजन से रिजेंबल करता है और इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं. तो अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो बेसिकली 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. प्रोटियम में 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है. अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूं तो इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है. और ट्रिटियम की बात करूं तो इसमें 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है. और अबंडेंस की बात करें तो हाइड्रोजन और वी कैन से प्रोटियम इज द मोस्ट अबंडेंट वन, देन ड्यूटेरियम एंड देन ट्रिटियम. ट्रिटियम बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है और ये रेडियो एक्टिव भी है. ड्यूटेरियम भी कम अमाउंट में मिलता है बट ट्रिटियम से काफी ज्यादा रहता है. इसके बाद हम बेसिकली चैप्टर जहां से क्वेश्चंस आएंगे, हमारा चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है. इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी रीजनल एग्जाम में, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, IPU एंड ऑल दोस यूनिवर्सिटीज. लेकिन जेईई मेंस की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो अभी से जो चैप्टर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहां से आएंगे. तो बेसिकली अगर मैं हाइड्रोजन मेरे दिमाग में आता है तो जो सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में घूमता है या तो H2O घूमता है या H2 घूमता है. तो हम डाईहाइड्रोजन और H2O के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं डाईहाइड्रोजन की. डाईहाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, और वी कैन से कंपाउंड रादर, कंपाउंड. It constitutes about 70% of the universe. जैसा कि मैंने कहा था कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर, सन का एटमॉस्फेयर और बहुत ज्यादा मेजर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन. लेकिन अर्थ पर ये बहुत ज्यादा कम है, जस्ट 0.15%. क्यों? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं कर पाता इतनी लाइट गैस को. इसके बाद अगर हम कोई भी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, मे इट बी ऑर्गेनिक, मे इट बी इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में भी हम पढ़ेंगे अलग अलग मेटल्स के बारे में. हम ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे. हाइड्रोजन के बाद S ब्लॉक में, S ब्लॉक के बाद P ब्लॉक में, D एंड F ब्लॉक में और दूसरे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में भी. तो मेरे पास आ गया हाइड्रोजन. सबसे पहले हमें इसकी प्रिपरेशन देखनी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी होगी. प्रिपरेशन देखेंगे तो हम देखेंगे किस किस तरीके से बन सकता है. जब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हम हवा, पानी और इधर उधर की चीजों से रिएक्ट करवा के देखेंगे. वो भी एक सेट पैटर्न है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अगर अब मुझे डाईहाइड्रोजन बनानी है तो डाईहाइड्रोजन मैं 2 रीजन से बना सकती हूँ. एक तो मुझे लेबोरेटरी में बनानी है, मुझे तुम लोगों को दिखाना है कि देखो देखो हाइड्रोजन बन गई, पॉप साउंड आ रही है. या फिर मुझे कॉमर्शियली प्रोड्यूस करना पड़ेगा. जब मैं कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने की सोचूंगी तो मुझे सिर्फ हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करनी होगी, मुझे उसको सस्ता भी रखना होगा. सस्ता रखूंगी तो फिर मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा. ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो कि फैक्ट्री लगाएगा, कॉमर्शियली कुछ प्रोड्यूस कर रहा है लॉस के लिए. हर इंसान प्रॉफिट के लिए कुछ भी काम करेगा. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन के बारे में. तो
सबसे पहला तरीका है जिंक है, इसमें डाइल्यूट एसिड डाल दो तो ये जिंक +2 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिंक में HCl डाल दिया डाइल्यूट, तो ये बन जाएगा ZnCl2 + H2 गैस। H2 गैस के बारे में कैसे पता लगेगा? जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, पॉप साउंड। जैसे ही तुमने जिंक लिया एक बीकर में, उसमें डाल दिया डाइल्यूट HCl, तो जब तुम लिट मैचस्टिक को वहीं पास में लाओगे वो एकदम से बुझेगी एक पॉप साउंड के साथ। वो पॉप साउंड बताएगा कि वहां पर हाइड्रोजन गैस निकली है। और जिंक रिएक्ट्स विद एक्वस एल्कली अब जिंक का जो नेचर होता है, जिंक मेटल इज एन एम्फिटेरिक मेटल, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ये एल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है। अब एल्कली के साथ ये बना रहा है सोडियम जिंकेट। ऐसा सभी मेटल्स के साथ नहीं होगा, कुछ मेटल्स बेस के साथ ही रिएक्ट करेंगे, वैसे मोस्ट ऑफ देम एसिड के साथ ही करते हैं, और कुछ मेटल्स एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। फाइन। अब बात आती है कि यू नीड टू रिमेम्बर, अब तुमने देखा होगा कि यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है डाइल्यूट, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया तो क्या हो जाएगा। जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, अभी तो हमारे पास HCl था तो कोई इशू नहीं था, अगर H2SO4 होता तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, इनफैक्ट SO2 गैस निकलती है। समझ में आ गया? आई होप लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज क्लियर। हमें मेटल लेना है, उसमें एसिड डालना है और फिर H2 गैस रिलीज हो जाएगी। फाइन। इट इज ट्रू फॉर एल्कली मेटल्स ऑल्सो। मेरे पास एल्कली मेटल्स है, मैं उसमें एसिड डालूंगी तो मेरे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन वो एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फाइन। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की। अगर हमें हाइड्रोजन को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करना है, मतलब कि बहुत ही लार्ज स्केल में बेचने के लिए प्रोड्यूस करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल सस्ते से सस्ता लेना पड़ेगा। पहला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मेरे पास वाटर बहुत ही ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। फाइन। मैंने H2O लिया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, मेरे को H2 गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर तो नो डाउट अवेलेबल है, लेकिन तुम देखोगे कि सी वाटर, एक तरीके से नमकीन पानी, इज मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल, तो हम ब्राइन का भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? हमें एनोड पर क्लोरीन मिलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगी। मेरा मन करेगा तो मैं क्लोरीन को भी बेच दूंगी और हाइड्रोजन को भी बेच दूंगी और मुझे डबल प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक। मैंने कोक लिया, उसके ऊपर से स्टीम पास करवाई, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस मिलेगी, जिसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं। फाइन। एनी डाउट? तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया। लेबोरेटरी में जब प्रिपेयर कर रहे थे हमें सिर्फ मेटल की जरूरत थी, साथ में कोई एसिड की, और जब हम कॉमर्शियली प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम जनरली इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। हम कोक पर स्टीम भी पास करवा के H2 गैस को रिलीज करवा रहे हैं। That's it. ये था प्रिपरेशन वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि हम किस किस से रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर हम किसी से भी रिएक्शन करवाएंगे, मान लो H2 है, उससे H हाइड्रोजन टूट रहे हैं, तो वो किस तरीके से बन सकता है?
या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बना लेगा, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H- बना लेगा, या फिर वो शेयर करके कोई हाइड्राइड मतलब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो अलग अलग तरीके से इसका रिएक्शन होता है। अब सबसे पहले देखो, जब भी चाहे हम S ब्लॉक पढ़ें, चाहे हम P ब्लॉक पढ़ें, चाहे हम D एंड F ब्लॉक पढ़ें, जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम अलग अलग रिएक्शंस के बारे में सोचेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वो सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो जब हम सीक्वेंस में चीजें याद रखेंगे, इनऑर्गेनिक इज अबाउट लर्निंग थिंग्स, और उसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है कि इसके साथ क्या रिएक्शन थी, उसके साथ क्या थी, हम भूल जाते हैं। तो अब से हम जितनी भी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे उनको हम ऑर्डर में याद रखेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज है वो हवा से रिएक्ट करना चाहेगी। हवा में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन विद डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे जल, मींस वाटर। अगर मैं डाई नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मिलकर बना लेंगे अमोनिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। फाइन। तो हमने हवा के साथ रिएक्ट करवा लिया। हवा के बाद पानी की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन वाटर से तो क्या ही रिएक्ट करेगा, तो उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद अब आता है रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल क्या है? मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन देना है? मेटल्स राजा है, ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेंगे। अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा तो ये बनाएगा H-M+, तो ये बना लेगा मेटल हाइड्राइड, जिसमें ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसके बाद आता है रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल आयन है या मेटल ऑक्साइड है, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 0 होगा, कुछ पॉजिटिव में होगा +1, +2, +3 और एनीथिंग। तो अब जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो क्या मैं बोल सकती हूं कि यहां पर H+ फॉर्म हो जाएगा। तो इन दिस केस हाइड्रोजन विल लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के केस में हाइड्रोजन वाज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल आयंस या मेटल ऑक्साइड के केस में इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। फाइन। इसके बाद आता है रिएक्शन विद हेलोजन्स। हेलोजन्स इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं? ऑब्वियसली लेना चाहते हैं। लेना चाहते हैं तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में आएगा? प्लस फॉर्म में, H+, X-। अब हम डाईऑक्सीजन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन। In case you have doubt, you can put your doubt in comment section and you will be able to get the answer. तो इसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करूं, दिस इज अ स्पेशल केस कि आपने सुना होगा कि वनस्पति घी बनाया जा रहा है, डालडा बनाया जाता है। किससे? नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल से। रिफाइंड ऑयल से जो डालडा बनता है वो घी जैसा दिखता है लेकिन वो घी होता नहीं है, टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। तो जो भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसका हाइड्रोजनेशन करने पर हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं घी। और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन। Let's start with uses of dihydrogen. हमने प्रिपरेशन पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर हम कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए तो खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए। कोई खरीदने वाला होगा
दैट मीन्स उसके कुछ ना कुछ यूजेस भी रहे होंगे. सो लेट्स स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन. सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. अमोनिया बनाने में काम आता है हेबर्स प्रोसेस से, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में काम आता है, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डालडा घी बनाने में. मिथाइल अल्कोहल बनाने में काम आता है. अगर हमारे पास वाटर गैस है, वाटर गैस से हम बनाते हैं CH3OH. उसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड में काम आता है. HCl बनाने में हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं और HCl बन जाता है. मेटल हाइड्राइड्स बनाने में काम आता है जब भी हमें जरूरत होती है. कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी काम आता है. मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में कैसे काम आता है कि अगर हमें कहीं पे भी रिडक्शन करवाना है तो हम हाइड्रोजन की हेल्प से रिडक्शन करवा सकते हैं. एज वी नो that oxidation is addition of oxygen and reduction is, at many times you will see that reduction is addition of hydrogen. Okay. उसके बाद आता है कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस में भी हाइड्रोजन का यूज होता है. रॉकेट्स में एज अ फ्यूल यूज होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है. हम एज फ्यूल सेल्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो अगर हम कन्वेंशनल मेथड की बात करें तो उससे कहीं टाइम्स ज्यादा एनर्जी हमें हाइड्रोजन के फ्यूल सेल से मिलती है. तो धीरे धीरे इसको मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इट इज पॉल्यूशन फ्री एज वेल. सो दैट इज all about डाइहाइड्रोजन. H2 गैस की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस सब हमने पढ़ लिए. इसके बाद हम नेक्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे हाइड्रोजन के, विच आर नोन एज हाइड्राइड्स. देखते हैं हाइड्राइड्स क्या होते हैं. हाइड्राइड्स बेसिकली जब हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो हम उसको हाइड्राइड बोलते हैं. ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. पहला आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स, दूसरा कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और तीसरा होता है मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स. वन बाय वन हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमने देखा आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स. आयनिक हाइड्राइड्स मेनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स होते हैं. मेनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स. फाइन. इनका नेचर बिल्कुल आयनिक कंपाउंड्स जैसा होता है क्योंकि ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं. दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. दे हैव आयनिक लैटिस एंड बिहेव लाइक सॉल्ट्स. वो सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि नमक में होता है. देन they are non-volatile and non-conducting in solid form. जिस तरीके से salt solid form में non-conducting और non-volatile होते हैं उसी तरीके से ये भी होते हैं. और अगर मैं बात करूं liquid form की तो उसमें ये conduction show करते हैं. They burn spontaneously. वो बहुत जल्दी burn हो जाते हैं. They are inflammable. क्यों? क्योंकि H2 गैस रिलीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड है तो बहुत जल्दी कैल्शियम और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. फाइन. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जब भी हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो बनाएगा मेटल हाइड्राइड. फिर आता है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की अगर मैं बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं. जनरली ये किससे बनता है? कोवेलेंट जहां भी नाम आ जाए तो तुम मान लेना ये बनते हैं नॉन मेटल्स के साथ. कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को हम जनरली, हमेशा नहीं, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं. अब ये भी 3 टाइप के हो सकते हैं. कहीं पर तो ये इलेक्ट्रॉन रिच रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन पूरे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करूं तो इसमें वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल Be
H2, B2, H6 एंड सो ऑन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में आ जाता है CH4, राइट, H2O, NH3, ये सब क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। जब भी नॉन मेटल के साथ बन रहा है तो हम इसको बोलेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। लास्ट आता है मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और वी कैन से इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इनकी अगर हम बात करें तो ये इसमें कहीं पे भी स्टोइकियोमेट्री फॉलो नहीं हो रही है, वो जनरली इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाकर हाइड्राइड्स बैठ जाते हैं और ये D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं। तो अगर मैं मेटेलिक की बात करूं तो ये जनरली जो हाइड्राइड बना रहे हैं वो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बना रहे हैं। फॉर देम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन कहीं पे भी ट्रू नहीं बैठता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट हाइड्राइड्स। हमारे पास हमने डाईहाइड्रोजन के बारे में डिटेल में पढ़ा, हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे वाटर के बारे में। तो वाटर की अगर हम बात करें तो प्योर वाटर कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस भी होता है। स्मेल आती है लेकिन वो पानी की कभी नहीं आती है। वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। आइस की भी डेंसिटी कम होती है और स्टीम की भी डेंसिटी कम होती है। देन ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है और प्लांट्स के लिए भी अच्छा ही रहता है। इनफैक्ट प्लांट्स को ज़रूरत होती है। इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ये नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है एंड सो ऑन। मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में पानी का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। फाइन, तो उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की। वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज समवट वी शेप और ज्योमेट्री देखें तो ये टेट्राहेड्रल टाइप की होती है। 2 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। फाइन, तो जनरली ये ऐसे मिलता है, लेकिन अगर मैं आइस की बात करूं तो ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेट मी जस्ट राइट दिस, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये कुछ इस तरीके से होता है जिससे कि वे और ज्यादा फैला हुआ हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, अब बोलोगे कि मैम आपने प्रिपरेशन नहीं पढ़ाया। बेटा वाटर इतना ज्यादा प्रेजेंट है कि इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब इम्प्योरिटीज होती है हमें इसको प्योरीफाई करने की जरूरत जरूर पड़ती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करें एम्फिटेरिक नेचर की। एम्फिटेरिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। तो इसका नेचर बोथ, और ये खुद भी बेस और एसिड दोनों की तरह से बिहेव करता है। जैसे कि जब हमने अमोनिया के साथ डाला तो OH- रिलीज हुआ, जब हमने इसको H2S के साथ डाला तो H3O+ रिलीज हुआ। फाइन, तो ये अपने खुद की भी ऑटो प्रोटोलिसिस में जाता है। तुमने सुना होगा कि जो प्योर वाटर होता है उसका pH 7 होता है। pH 7 का मतलब तब भी हाइड्रोजन और H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन रहती है। मे इट बी 10⁻⁻7 मोलर, वो जो कि बहुत छोटा होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जरूर रहती है। फाइन, सो ये ऑटो प्रोटोलिसिस में भी जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज भी करता है और ये रिड्यूस भी करता है। इट एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट।
इसका मतलब जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो H2O से ऑक्सीजन बन जाएगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो H2O से हाइड्रोजन बन जाएगा। फाइन, सो दैट वाज अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स के बाद हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी शो करता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको वाटर से तोड़ा जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, तोड़ा जाता है टू फॉर्म अनदर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास P4O10 है, हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें H3BO4 मिल जाएगा। SiCl4 है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें SiO2 मिल जाएगा, and so on. So this was about H2O. हाइड्रेट्स भी बनाता है। हाइड्रेट्स कैसे बनाता है कि बस H2O पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, जब मेरे पास H2O एज अ होल कहीं पे भी आकर जुड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रेट। अब वो कोऑर्डिनेटेड वाटर में भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एग्जिस्ट करता है, वो इंटरस्टिशियल वाटर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं तो इसमें 5 वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं, 4 तो होते हैं कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स, और उनमें से एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। इन केस यू डोंट अंडरस्टूड, in case you have any doubt, you can always just put your doubt on comment section and you will be answered. अब बात आती है कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमें पानी चाहिए तो रहेगा, पानी चाहिए रहेगा तो हमें बहुत बार प्योर पानी चाहिए रहेगा, बहुत बार इम्प्योर चाहिए रहेगा, राइट? तो तुमने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सुना होगा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर इज अनदर नेम फॉर खारा पानी, सॉफ्ट वाटर इज मीठा पानी, विच वी कॉल। मीठा मतलब शक्कर नहीं ऐड कर दी है, इट्स जस्ट सॉफ्ट वाटर या प्योर वाटर को जनरली मीठा पानी बोला जाता है। हार्ड वाटर की अगर मैं बात करूं तो हार्ड वाटर इज द वन विच डू नॉट प्रोड्यूस which does not produce lather when during soap formation। तुमने देखा होगा कि बहुत बार जब हम हैंडपंप का पानी यूज करते हैं जहां पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो कपड़े धोते हुए एक स्कम फॉर्म हो जाता है और प्रॉपर झाग नहीं बन पाती है। तो वो जब झाग नहीं बन पाती है वो इसीलिए क्योंकि प्रॉपर सेपोनिफिकेशन नहीं हो पाता और जो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उनके साथ प्रेसिपिटेशन हो जाता है, इस वजह से हमें प्रॉपर झाग नहीं मिल पाती एंड उसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर, और वो जनरली सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। सॉफ्ट वाटर होता है विच इज फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट्स, जिसमें कोई सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं है, जो कि बाल धोने में या कपड़े धोने में या खुद को धोने में या बर्तन धोने में कहीं भी कोई भी इश्यू क्रिएट करे। फाइन। अब सबसे पहले सॉफ्ट वाटर तो सही है, हम कैसे भी यूज कर लें, लेकिन हार्ड वाटर को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करना पड़ेगा तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उसमें दिक्कत क्या है। उसमें दिक्कत हमें पता कैसे चलेगी, जब हम ये देखेंगे कि उसमें वो जो हार्डनेस है वो किस वजह से है। तो बेसिकली 2 टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, बेसिकली बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स की वजह से हो रहा है और इनको हम इजीली हीट करके रिमूव कर सकते हैं। बचपन में सुना होगा जब आरओ नहीं होते थे तो स्पेशली बच्चों को और बीमार व्यक्ति को पानी बॉईल करके पिलाया जाता था, जस्ट फॉर द सेम रीजन कि यहाँ पर जो भी सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के,
बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं उनको हम रिमूव कर सकें बॉइलिंग से। फाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज रहती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हम सिंपली बॉईल करने से रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें स्पेशल मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि परम्यूटेट मेथड, काल्गन्स मेथड एंड सो ऑन। फाइन। तो ये होता किस वजह से है? बेसिकली क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये हमें पता लगा अलग अलग टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है। परमानेंट के लिए हमें प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करने रहते हैं, और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो सिंपली बॉयल करने से उड़ जाती है। टेम्परेरी हार्डनेस इज बेसिकली ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बट परमानेंट हार्डनेस इज बेसिकली ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दैट वाज अबाउट वाटर। वाटर की हमने परमानेंट हार्डनेस देखी, टेम्परेरी हार्डनेस देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली, और परमानेंट हार्डनेस को जनरली ट्रीट किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि H2O2 दिखता कैसा है, ये थोड़ा सिरपी टाइप का लिक्विड है, इसके बारे में थोड़ा जाना। अब बात आती है कि जब भी हम H2O2 को मेजर करेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ मीन्स इफ आई हैव गिवन यू 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, that means 10 liters of oxygen will be produced at STP on decomposition of 1 liter of H2O2 solution. फाइन। इससे हमें क्या पता लगा कि मैंने लिया H2O2 solution aqueous, इसको मैंने डिकम्पोज कराया तो मेरे पास बनेगा पानी प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में एसटीपी पे। तो एक बात सोचो कि अगर 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये 10 लीटर्स है? ये 10 लीटर्स है एसटीपी पे। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने रहे होंगे? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर क्योंकि एसटीपी है, वॉल्यूम 10 liters, number of moles we need to calculate are 22.4 upon 273 into 273। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि number of moles of oxygen produced will be equal to number of moles is equal to 10 upon 22.4, or we can say volume strength divided by 22.4। अगर मेरे पास ऑक्सीजन के n मोल्स हैं तो ऑब्वियसली according to this we will have at least 2n moles of H2O2। O2 के मोल्स अगर n आए तो H2O2 के तो 2n आने ही चाहिए according to the stoichiometry। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 is equal to 10 upon 22.4 into 2, or we can say 10 upon 11.2, or we can say volume strength divided by 11.2। अब एक बात सोचो कि मैंने क्या बोला था, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर इतने मोल्स हैं तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मोलारिटी विल आल्सो बी सेम। सो वी कैन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ H2O2 बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय जस्ट राइटिंग V upon 11.2। अंडरस्टूड? एनी डाउट? ओके। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। अब बात आ रही है कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, ये यूज कहाँ हो रहा है?
आपने देखा होगा जब भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ लिखा होता है कि इतने वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2। तो उससे हमें ये पता लगता है कि अगर मान लो 1 लीटर डाला गया है तो उससे कितने हमें 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। या अगर मेरे पास 15 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तो 1 लीटर से 15 वॉल्यूम मिलेगी, और अगर 2 लीटर डाला गया तो उसमें 30 लीटर ऑक्सीजन रिलीज होगी। अंडरस्टूड? अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 समवट लाइक दिस होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको we consider this as open book like structure, open book like structure. Understood? Any doubt? Okay. So next, if I talk about H2O2, अब हम preparations और reactions में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम सीधे इस एक डायग्राम से पढ़ेंगे। प्रिपरेशन की बात की जाए तो ये बेरियम पेरोक्साइड से प्रिपेयर किया जा सकता है, ये इस कंपाउंड से किया जा सकता है। देन वी कैन हैव अमोनियम बाइसल्फेट, उससे प्रिपेयर किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्रिपेयर किया जा सकता है। तो H2O2 कैन बी प्रिपेयर्ड इन सेवरल वेज। उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो H2O2 होता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करता है। कैसे? जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो ये सामने वाले को ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे कि Fe+2 है तो वो Fe+3 बन जाएगा। अगर मेरे पास मान लो PbS है, यहाँ पर +2 है तो ये PbSO4 बन जाएगा। Fe+2 से Fe+3 बन गया, सल्फाइड आयन से सल्फेट बन गया, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन गया। देन वी कैन हैव Mn+2 से MnO4- बन गया। तो हम किसी भी चीज में डालेंगे तो जब हमें जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई पार्ट होगा तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करेगा। कैसे? ये IO4- से IO3- बना देगा, ओजोन से ये ऑक्सीजन बना देगा, MnO4- से MnO2 बना देगा, Fe+3 से Fe+2 बना देगा, PbO2 से ये PbO बना देगा। तो H2O2 act both as oxidizing agent as well as reducing agent। अब बात आती है कि हम H2O2 के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। हमने डाइहाइड्रोजन की बात की तो उसका एक सिग्निफिकेंस है, पानी का तो सिग्निफिकेंस कुछ ज्यादा ही है। हाइड्राइड्स आर जनरल कंपाउंड्स। H2O2 कहाँ यूज होता है? H2O2 के भी बहुत से यूजेस हैं। ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। वूल, सिल्क, आपने देखा होगा कि पश्मीना के बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स ब्लीच की वजह से होते हैं, नेचुरल कलर्स भी होते हैं। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है ताकि डिसइंफेक्शन, इट एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट देयर। उसके बाद ये हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स में भी डाला जाता है टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। आपने सुना होगा वैनिश के बारे में, समथिंग लाइक दैट। और फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका यूज आता है। ये ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल्स और दूसरी लेदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। देन it is also useful in green chemistry। फाइन। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ H2O2। अब जो हमारा लास्ट कंपाउंड या लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज D2O। हमने बात की थी हार्ड वाटर के बारे में। तो
आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि यहाँ का पानी भारी है, फाइन, पीते ही थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है या समथिंग, अगर कोई नया जाता है तो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि कुछ कुछ सॉल्ट्स भरे हुए हैं। लेकिन हैवी वाटर का मतलब होता है कि वहां पर हाइड्रोजन मींस प्रोटियम की जगह ड्यूटेरियम है। इट इज D2O। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ये एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी प्रिपेयर किया जाता है। कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में ये बाय प्रोडक्ट भी होता है, बट जनरली इसका कम ही प्रिपरेशन होता है। ये कुछ वाटर बॉडीज में मिलता है। तो ये था हैवी वाटर। अब बात आते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। इसका जो मोस्ट फॉरमोस्ट यूज है वो आता है एज अ moderator. Heavy water is used as a moderator in nuclear reactors. इसीलिए जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, इट इज कंसिडर्ड कि उनको उस जगह पर बनाया जाए जब पास में ही कोई ऐसी वाटर बॉडी हो जिसमें हैवी वाटर हो, यानी D2O हो। सेकेंड जो यूज आता है वो इट इज यूज्ड एज अ ट्रेसर कंपाउंड। मान लो हमें कोई रिएक्शन चेक करनी है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, एंड वी वांट टू नो कि जो हाइड्रोजन जाकर जुड़ रहा है वो सॉल्वेंट का जुड़ रहा है या दूसरे कंपाउंड का जुड़ रहा है, तो उसमें हम एक जगह ड्यूटेरियम यूज कर लेंगे एंड देन वी विल चेक कि वो जो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आया वो कहां से आया। फाइन। इट इज also used in the preparation of some deuterium compounds, तो वो भी हम बना सकते हैं। तो that was all about uses of D2O means heavy water, not hard water. तो that is the end of the chapter, and कोई भी डाउट हो तो you can just post your doubts in comment section and your doubts would be answered. Thank you.